हेलो दोस्तों। नमस्कार। कैसे हो आप सभी? दोस्तों, हमने काफ़ी दिनों बाद आज एक नई वीडियो अपलोड की है। दोस्तों, हमने सोचा था कि आपके लिए एक अच्छा कंटेंट एक साफ और एक अच्छी क्वालिटी में दिया जाए। इसी सबको देखते हुए मैं आज आपके लिए टाइपिंग मटेरियल लेकर आया हूँ। कोशिश रहेगी आगे आगे भी आपको साफ और अच्छा मटेरियल दिया जाए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये भारतीय इतिहास मुख्य परीक्षा की अगली कड़ी है जिसको हम आगे लेकर चलते हैं। आज हम बात करते हैं उदारवादी राजनीति का सामाजिक आधार क्या था। दोस्तों, ये सब बात हम कांग्रेस में कर रहे हैं। हम बात करते हैं कांग्रेस की उदारवादी राजनीति का सामाजिक आधार क्या था। तो दोस्तों, इस क्रम में आप देखोगे, एक सेकंड मैं थोड़ा पेन सेट कर लूँ। इस क्रम में आप देखोगे उसका सामाजिक आधार अभिजात्य था तथा वह या ये है उच्च मध्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी। क्योंकि दोस्तों, जब ये संस्था स्थापित हुई थी तो आपको पता है इसमें अंग्रेजों की भूमिका भी रही थी, जैसे ए.ओ. ह्यूम है, लॉर्ड डफरिन के दिमागी उपज भी कहा जाता है इसको। जब ये स्थापित हुई थी तो इसने उच्च वर्ग को अपना माध्यम बनाया और ये उन्हीं का प्रतिनिधित्व करती रही। इसके प्रतिनिधियों में पत्रकार, वकील, जमींदार, महाजन, पूंजीपति, डॉक्टर व धर्मगुरु आदि की प्रधानता थी। अब दोस्तों, हम इसके दूसरे पहलू पर बात करते हैं। सामाजिक आधार ने इसकी नीतियों को किस प्रकार प्रभावित किया। इसका जो सामाजिक आधार था उस आधार ने इसकी नीतियों को किस तरह से प्रभावित किया था। तो दोस्तों, आप जानते ही हैं, जब बंगाल में 1885 का रैयतवाड़ी कानून लाया गया तो इसने इसका विरोध किया। ठीक है। दूसरा था, क्योंकि ये जो प्रोसेस था पूरा जमींदारों के विरुद्ध था। दूसरा था 1901 में पंजाब में महाजनों के विरुद्ध लैंड एलिएशन एक्ट लाया जा रहा था, जिसमें यह कहा गया था कि भूमि यानी जमीन किसान से गैर किसान की ओर हस्तांतरित नहीं की जा सकती। तो ऐसे में दोस्तों, आप जानते हो जब भूमि हम लोग किसान से किसी गैर किसान के पास नहीं जा सकती तो कहीं ना कहीं उच्च जमींदार वर्ग का इसमें घाटा तो है। इसी को देखते हुए कांग्रेस ने इसका खुलकर विरोध किया, क्योंकि इसका काम ही स्टार्टिंग में यही रहा था कि उच्च वर्ग का प्रतिनिधित्व करना। ठीक दोस्तों, तो यहाँ आपके इसके सामाजिक आधार देख सकते हैं। दूसरा है कांग्रेस के उदारवादी चढ़ की अन्य सीमाएं। इनकी कुछ सीमाएं थी, एक लिमिटेशन थी, तो वहीं तक की उदारवादिता अपनी दिखा सकते हैं। तो उसमें आप देखोगे दोस्तों, कांग्रेस को जनता की शक्ति में विश्वास नहीं था, यानी इसको जनता पर बिलीव नहीं था, बल्कि स्वयं जनता के प्रतिनिधि के रूप में काम करना चाहती थी। ये दोस्तों, यानी जनता को विश्वास नहीं है, ये कहती है जनता क्या कहेगी, जनता का क्या भरोसा, आज इधर तो कल उधर। समझ रहे हो ना दोस्तों। तो इसने क्या कहा, जनता का प्रतिनिधित्व मैं खुद करूंगी। वह दोस्तों, ये सेक्शन कर लेना है, वह है वह उदारवादी नेताओं का यह मानना था, उदारवादी नेता थे उनका मानना था
उदारवाद केवल शिक्षित भारतीयों के लिए महत्व रखता है, अशिक्षित भारतीयों के लिए नहीं। यानी एक तरह से देखा जाए तो ये सिर्फ पढ़े लिखे और उच्च वर्ग को ही, क्योंकि दोस्तों उस समय ना तो हमारे पास इतना पैसा था, ना ही हम लोगों को इतना ज्ञान था कि हमको पढ़ना चाहिए या नहीं। उस समय दोस्तों हम पराधीन थे और हम सिर्फ यही चाहते थे कि हमारा घर का खर्चा आराम से चल जाए, कि उस समय भुखमरी और कई सारे अकाल पड़ चुके थे, पहले कई सारे अकाल पड़ चुके थे। ठीक है, आगे देखते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति थे, यानी जो शिक्षित लोगों की बात हो रही है, ये अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त थे, यानी सबके सब अंग्रेज हो चुके थे एक तरह से, तथा जन सामान्य से इनका संपर्क नहीं था। अब सोचने वाली बात है, जिन लोगों का जनता से संपर्क ही नहीं है, वो जनता का प्रतिनिधित्व कैसे कर सकते हैं? तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ अपनी राजनीति थी। अरे वे ब्रिटिश शासनकाल को भारत के हित में समझते थे। इनका कहना था, भारत में अगर ब्रिटेन का शासन रहेगा तो कहीं ना कहीं भारत के ही लिए इसका फायदा है। ठीक दोस्तों, और डिटेल में बात करेंगे हम आगे चलकर। अभी आपको एक व्यू दे देते हैं, आगे बात करते हैं। फिर वर्ष में 3-4 दिनों के लिए, 3 से 4 दिनों के लिए एक स्थान पर इकट्ठा होने तथा ब्रिटिश के समक्ष मांगों का एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते। आप जानते हो कई लोगों ने इसको भीख मांगना भी कहा है, 3 दिन का तमाशा भी कहा है, और एक्सेट्रा बहुत सारे कथन कहे गए हैं। वो सब आपको प्रारंभिक परीक्षा में ज़रूरत पड़ती है, मुख्य परीक्षा में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, मुख्य परीक्षा की तैयारी करते समय मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, आपको कंसेप्ट पर ध्यान रखना है। वो कहना क्या चाहते थे उस समय की कांग्रेस, उसकी राजनीति, उसकी सोच क्या थी, उस पर ध्यान रखना है, फैक्टों पर नहीं। तथ्य तो आपको केवल प्रारंभिक परीक्षा में ही सहायता कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप तथ्यों को ना पढ़ें, आप तथ्यों को पढ़ें, परंतु प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। वहीं आप उसकी व्याख्या या उसके कंसेप्ट को पढ़ते समय ध्यान रखें, तथ्यों से बचा जाए थोड़ा सा। हालांकि कुछ तथ्य आपको याद भी होने चाहिए। जब आप मुख्य परीक्षा में उनका प्रयोग करेंगे तो आपने कहावत सुनी थी, सोने पर सुहागा। तथ्य वही काम करते हैं, परंतु अत्यधिक तथ्यों के प्रयोग से बचा जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। अतः राजनीति को प्रार्थना, प्रतिवेदन व स्मृति राजनीति का नाम दिया गया। यानी जो इनका 3 से 4 दिनों एक स्थान पर इकट्ठे होकर, इकट्ठे मतलब है दोस्तों, ये जो है अपना अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन आपने पढ़े होंगे, उसी में वो 3 से 4 दिन चलते थे, उन्हीं के बारे में कहा गया है। ब्रिटिश के सामने मांगों का एक देते थे अपना ज्ञापन, और इनकी जो राजनीति में प्रार्थना की थी, यानी रिक्वेस्ट करते थे, भाई साहब जरा हमको आज़ाद कर दो। अब बताओ, क्या किसी से इस तरह मांगोगे तो इसी को भीख मांगना कहा गया है, ठीक है ना, या भिखमंगी संस्था कहा गया। कि दोस्तों आज के लिए ये इतना ही। बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।